हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीकेए के बारे में। अब इसको समझने से पहले हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है इसको भी समझेंगे। देखिए, प्योर वाटर की बात करें तो वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन ये स्लाइटली आयोनाइज भी होता है और इससे जो आयंस बनते हैं वो हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल और इन आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। अब देखिए, यहाँ पर H+ आयन की बात करें तो वो हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद बनता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। तो इस प्रोटॉन को हम बेयर प्रोटॉन कहते हैं। बेयर प्रोटॉन का मीनिंग है प्रोटॉन विदाउट इलेक्ट्रॉन। और इस बेयर प्रोटॉन की बात करें तो सॉल्यूशन में इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है और इस वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेटेड फॉर्म में रहता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इस तरह से जो वाटर का आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम है उसको हम एक्यूरेटली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कई सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस की बात करें तो उनके लिए अनसॉल्वेटेड और सॉल्वेटेड प्रोटॉन सेम रहते हैं। तो इस वजह से अनसॉल्वेटेड प्रोटॉन या H+ को रेफर करना मोर कन्वीनियंट होता है। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को ही यूज करेंगे। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो K है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा और ये H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो ग्राम आयंस पर लीटर में एक्सप्रेस की गई है। अब देखिए, वाटर की बात करें तो इसका आयोनाइजेशन वेरी स्लाइट एक्सटेंट में होता है। मीन्स 10⁷ वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक आयोनाइज होता है। तो इस वजह से H+ आयन और OH- आयंस के कंपैरिजन में जो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वो वेरी लार्ज होती हैं। तो इस वजह से हम जो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको इस K के साथ लिख देते हैं। अब ये दो कांस्टेंट हो गए तो इससे एक नया कांस्टेंट Kw ऑब्टेन होता है और इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं और इस Kw की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब प्योर वाटर के लिए जब कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो उस केस में H+ आयन की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻7 मोल पर लीटर आती है। और अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो उसमें H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हम जो इक्वेशन 4 है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन लिखी है और यहाँ पर OH- आयन की कंसंट्रेशन लिखी है और जब इसको सॉल्व करते हैं तो Kw की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर ये आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सारे एक्वस सॉल्यूशन हैं उनके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अब अगर हम एक्स्ट्रा H+ आयंस ऐड करते हैं तो उस केस में जो H2O का आयोनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाता है। मीन्स इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और जो सप्रेशन होता है वो इस पॉइंट को मेंटेन करने के लिए होता है। इसी तरह से अगर हम एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल आयन भी ऐड करते हैं तो उस केस में जो वाटर का आयोनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाता है और इसकी कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन करता है। फिर बात करते हैं पीएच वैल्यू की। देखिए, अगर हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है और इसकी भी ये होती है। तो इन दोनों की वैल्यू ये आ जाएगी। अब प्योर वाटर की बात करें तो उसके केस में ये दोनों कंसंट्रेशंस इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम H+ लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक H+ के लिए जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁷ हो जाएगी। अब इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं अगर किसी सॉल्यूशन में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयंस पर लीटर होती हैं तो इस केस में वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब उस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन इस वैल्यू से ज़्यादा होती हैं तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा और इस वैल्यू से कम होती हैं तो वो सॉल्यूशन एल्केलाइन होगा।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन की एसिडिटी या एल्कलिनिटी है उसको हम H+ आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर हम एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करें तो उसको हम H+ आयन की टर्म में कन्वीनियंटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि H+ आयन की वैल्यू बहुत स्मॉल होती हैं। और अगर हम वीकली आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस की बात करें तो उनके केस में ये वैल्यू और ज़्यादा स्मॉल होती हैं। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए S.P. सोरेनसन ने 1909 में एक न्यू नोटेशन इंट्रोड्यूस किया था जो कि H+ आयन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं और उसको हम सॉल्यूशन की pH कहते हैं। अब सोरेनसन के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशन की जो pH है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, फिर log 10 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसको हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशन की जो pH है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉगरिथम के इक्वल होती हैं। अब प्योर वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो उस केस में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू ये होती है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इस तरह से जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी pH की वैल्यू 7 होती है। अब एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो इनके केस में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 से ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से जो pH है वो 7 से कम हो जाएगी। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करें तो उनमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन H+ आयन से ज़्यादा होती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है वो मोर देन 10⁻⁻7 से ज़्यादा होती हैं, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो लेस देन 10⁻⁻7 होती हैं। तो इस वजह से जो pH की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी। अब इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की pH अगर 7 होती है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 होती है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर pH की वैल्यू मोर देन 7 होती है तो वो सॉल्यूशन एल्कलाइन होगा। तो इस तरह से जो pH की स्केल है उसकी रेंज 0 to 14 हो जाएगी, और जो pH स्केल है उसको हम इस डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ दूसरे लॉगरिथम एक्सप्रेशन की। देखिए जिस तरह से हम pH के थ्रू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से हम हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए POH की हेल्प लेते हैं, और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। मीन्स जो POH की वैल्यू है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होती हैं। अब वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसको भी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Kw की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती हैं। अब हम लॉग ले रहे हैं और नेगेटिव साइन लगाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू pH के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू POH के इक्वल होती हैं। तो इस तरह से जो pKw की वैल्यू है वो pH प्लस POH के सम के इक्वल होती हैं। और इस रिलेशनशिप की बात करें तो ये वाटर और किसी भी दूसरे एक्वस सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होती हैं। अब Kw की बात करें तो इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर ये होती हैं, तो pKw की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं pH प्लस POH का जो सम है वो 14 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने वाटर का डिसोसिएशन डिस्कस किया है, तो इसी तरह से हम एसिड के और बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस Ka और Kb को भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगी pKa की वैल्यू और ये हो जाएगी pKb की वैल्यू।